स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, अगर आप फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज़ को देखते हैं तो आई एम श्योर कि रिसेंटली आपने कुछ इस तरह की खबरें सुनी होंगी कि हमारे बैंकिंग सिस्टम के अंदर जो लिक्विडिटी है वो डेफिसिट में चला गया है एंड इट स्लिप्स इनटू डेफिसिट आफ्टर 40 मंथ्स के बाद यहां पर डेफिसिट आ गया हमारे इंडियन बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी के अंदर। तो इसको डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली इसका मतलब क्या होता है, हम इससे क्या समझ सकते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट। जो पूरी यूपीएससी की तैयारी है हमारे द्वारा कराई जाती है और इसका बैच स्टार्ट हो रहा है 30 सितंबर से। यहां पर सिर्फ 19,000 में ये पूरा बैच आपको मिल जाएगा एट हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाकर, और इसमें आपको कोड इस्तेमाल करना है अंकित लाइव, क्योंकि इसके अंदर आपको अनेक फीचर्स मिलते हैं जैसे लाइव क्लासेस, नोट्स, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और साथ ही साथ आपको जो प्रीलिम्स है उसके लिए कई सारा फीचर्स मिलेगा। और इसके अलावा आपको एक मेंटर भी अलॉट किया जाएगा। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, आप अपने मेंटर से कभी भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। बताया जा रहा है कि मई 2019 के बाद से पहली बार, मतलब लगभग 40 महीने के बाद, हमारी जो बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी का सिचुएशन है वो डेफिसिट में टर्न हो गया। अब आपने सुना ही होगा, एक होता है डेफिसिट, दूसरा होता है सरप्लस। सरप्लस का मतलब ज्यादा होना, डेफिसिट का मतलब कम होना, नेगेटिव होना। ठीक है, तो हमारे बैंकिंग सिस्टम में, इंडियन बैंकिंग सिस्टम में जो कमी है, जो डेफिसिट है कैश की, ठीक है, लिक्विडिटी तो कैश को ही कहते हैं ना ज्यादातर, कि अगर मान लो आपके पास कोई प्रॉपर्टी पड़ी है, ठीक है, कोई जमीन पड़ा है, तो वो उतना लिक्विड नहीं है। लेकिन अगर आपके पास गोल्ड है तो गोल्ड इस प्रॉपर्टी के मुकाबले क्या है, ज्यादा लिक्विड है। लेकिन कैश तो क्या होता है, सबसे ज्यादा लिक्विड होता है, क्योंकि आप इसको कभी भी खर्च कर सकते हैं। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं कैश की, जो हमारे इंडियन बैंकिंग सिस्टम में कैश होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि यहां पर कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है, बैंकिंग सिस्टम के अंदर ये सारी चीजें होती रहती हैं। अब हो सकता है बैंकों ने बहुत ज्यादा उधार दे दिया होगा तो उनके पास अभी के लिए कैश नहीं है, हाँ आगे चलकर कैश वही वापस आ जाएगा, राइट। तो यहां पर कमी कितनी है, टिल 20 सितंबर 2022 यहां पर आरबीआई ने बताया है कि जो डेफिसिट है इट इज 21,000 करोड़ की। अब आप इसको कंपेयर करो पिछले साल से। नवंबर 2021 में हमारे पास सरप्लस था इंडियन बैंकिंग सिस्टम के अंदर, जो बैंकों के पास कैश पड़ा हुआ था वो सरप्लस में था, कितना, 8 लाख करोड़ के आसपास। इसके अलावा 20 सितंबर 2021 को अगर आप देखोगे, ठीक एक साल पहले, ये भी सरप्लस में था, लगभग 6.7 लाख करोड़। और एक्चुअली ऐसा क्यों था, आप सोच के देखो, जब हमारे पास एक साल पहले इतना सारा बैंकिंग सिस्टम के अंदर कैश क्यों पड़ा हुआ था, सिंपली बिकॉज आरबीआई ने बहुत से कदम लिए थे, लिक्विडिटी को बढ़ाया था। आपने देखा होगा कोविड का क्राइसिस आया, उसके बाद यहां पर आरबीआई, सरकार सब कह रहे थे कि बैंकों को यहां पर आप बाकी के जो लोग हैं उनको ज्यादा पैसा दीजिए ताकि उनका बिजनेस सेव हो सके, डूबे नहीं। और इसी की वजह से क्या हुआ कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम में बहुत सारा पैसा आ गया था। लेकिन अब क्या हुआ है, ये आपका डेफिसिट में चला गया, और ये डेफिसिट कितना है, 21,000 करोड़ का। तो क्वेश्चन यहां पर सबसे पहला यह है कि व्हाट इज बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी, जब हम कहते हैं ना बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी। अब होता क्या है कि बैंक के पास पैसा रेगुलर बेसिस पर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा आरबीआई का गाइडलाइन क्या कहता है। मान लो किसी बैंक के पास, एसबीआई है, एसबीआई के पास 1,000 रुपए का डिपॉजिट आया, तो क्या एसबीआई इस 1,000 रुपए को लोन पर दे सकती है? नहीं, यहां पर एसबीआई को रूल्स फॉलो करने होंगे। आरबीआई कहता है कि आपको इसमें से सीआरआर को हटाना है, कैश रिजर्व रेशियो जो होता है 4%, 5% जितना भी है, एसएलआर को भी साइड में करना है, लगभग 18%, 20% जो भी होता है, राइट। तो पहले आपको वो सारी चीजें साइड में रखनी है और फिर बाकी को जो कुछ पैसा बचा है इसमें से वो आप लेंड कर सकते हो। इसी तरह से तो बैंक कमाते हैं, यहां पर जो डिपॉजिट होता है पैसा, उसमें कम इंटरेस्ट देते हैं लोगों को और उसको लेंड कर देते हैं ताकि ज्यादा इंटरेस्ट रेट कमाकर यहां पर कमाया जा सके। तो इस तरह से काम करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इतने बड़े बड़े बैंक चल रहे हैं तो उनके पास पैसा होना चाहिए ताकि जो शॉर्ट टर्म बिजनेस नीड है, जो फाइनेंशियल नीड है, उसकी पूरी की जा सके, राइट। अगर मान लो कोई अपना पैसा अचानक से लेने वापस आ गया तो एटलीस्ट कुछ पैसा होना चाहिए ना बैंक के पास कि वो उसको दे सके, राइट। तो ये कैश बहुत जरूरी हो जाता है बैंकिंग सिस्टम के लिए।
अब क्वेश्चन ये है कि हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि इस समय इंडियन बैंकिंग सिस्टम में जो लिक्विडिटी है वो सरप्लस में है कि डेफिसिट में है। ये क्वेश्चन आपके मन में आएगा, राइट? तो आपने एक टर्म सुना होगा जिसको कहा जाता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LAF, और इसी के एक साथ एक और टर्म अक्सर यूज किया जाता है जिसको हम कहते हैं MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। देखिए, इसीलिए मैं कहता हूं कि जो आपका कोर इकोनॉमिक्स है ना, जो बेसिक होता है, बेस आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तो LAF क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं सिंपल शब्दों में, आपने रेपो रेट के बारे में सुना होगा। तो रेपो रेट क्या होता है? अभी इस समय रेपो रेट कितना चल रहा है? 5.4%। तो मान लो कोई भी बैंक है, SBI है, ICICI है, इनको अगर बोरो करना पड़ा RBI से, तो जो इंटरेस्ट रेट इनके ऊपर लगेगा उसी को हम रेपो रेट कहते हैं। तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब बेसिकली आपका LAF के ही अंडर आता है, आप कह सकते हैं। MSF क्या होता है? वो भी एक तरीका होता है जिसके माध्यम से बैंक बोरो कर सकते हैं, लेकिन इसमें यहां पर बैंक के ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है। मान के चलो रेपो रेट में यहां पर उनके ऊपर 5.4% का इंटरेस्ट रेट चार्ज हो रहा है, ठीक है, लेकिन अगर वो MSF के माध्यम से बोरो करते हैं RBI से, तो यहां पर उनको 1% एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, 6.4% उनके ऊपर इंटरेस्ट रेट लगेगा। तो चलो MSF को यहां पर हटा दो। अभी हम बात कर रहे हैं कि मान लो कोई बैंक है, ठीक है, अब उसको कभी कभी बोरो करना पड़ सकता है, और कभी क्या होता है बैंक के पास बहुत सारा पैसा रखा है, तो वो बैंक क्या करती है, उसको जमा कर देती है RBI के पास, और उस पे भी इंटरेस्ट रेट देती है RBI, और उसको हम कहते हैं रिजर्व रेपो रेट। आपने सुना होगा ना, रिवर्स रेपो रेट, सॉरी। तो सिंपल सा फंडा है कि यहां पर अगर बैंक के पास ज्यादा पैसा पड़ा हुआ है और उस पैसे को वो डिपॉजिट कर रही है RBI के पास, तो उस सिचुएशन में क्या हुआ, मतलब उस सिचुएशन में बैंक के पास सरप्लस पैसा पड़ा हुआ है, तो लिक्विडिटी सरप्लस में है। और वही मान लो बैंकों को ओवरऑल अगर हम बैंकिंग सिस्टम में देखें, अगर इनको पैसा बोरो करने की नौबत आ रही है, तो उस समय हम उसको कहते हैं कि ये डेफिसिट में चल रहा है। बस सिंपल सा चीज है, यहां पर इसको ध्यान में रखिए। अब क्वेश्चन ये है कि अभी प्रेजेंट में मैंने जो आपको बताया कि 21,000 करोड़ का यहां पर डेफिसिट आ रखा है, ये क्यों हुआ? हम एक साल पहले यहां पर 8 लाख करोड़ सरप्लस में थे, तो ऐसा क्या हो गया कि यहां पर हम डेफिसिट में आ गए? देखो, कुछ कारण है इसमें। जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका मानना है कि एक तो क्रेडिट डिमांड में इंप्रूवमेंट हुआ है। क्रेडिट मतलब कि यहां पर जो बिजनेसेस हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, जो लोग हैं, वो उधार ले रहे हैं बैंकों से। अब जाहिर सी बात है, बैंक के पास पैसा पड़ा था, बैंक ने भी उधार देना स्टार्ट कर दिया, तो काफी सारा क्रेडिट जो है वो निकल गया है, बैंकों से निकल गया, उन्होंने उधार पर दे दिया है, पहला कारण। दूसरा है एडवांस टैक्स आउटफ्लो। इसने क्या किया है ना, इसको एग्रीगेट कर दिया है। कहने का मतलब यह, आपने देखा होगा, जो बिजनेसेस होते हैं उनको एडवांस में टैक्स देना होता है, तो बिजनेस का पैसा बैंक के पास पड़ा हुआ था, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर बिजनेस बैंक को बोलेगा कि आप टैक्स भर दो हमारा इसमें से, तो बैंक को भरना पड़ेगा क्योंकि वो किसी और का पैसा है। तो अभी रिसेंटली यहां पर जो टैक्स आउटफ्लो हुआ है, इसकी वजह से भी बैंक में जो पैसे की जो कमी है वो थोड़ी सी हो गई है। फिर यहां पर जो तीसरा एक कारण है, आपने देखा होगा कि हमारा रुपी डेप्रिशिएट कर रहा था। इसको देखते हुए RBI ने क्या किया, बेसिकली RBI ने यहां पर जो डॉलर है उसको बेचना स्टार्ट कर दिया और रुपी को लेना कर दिया। आपने देखा होगा ना, हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व है, अभी $550 बिलियन के आसपास फॉरेक्स रिजर्व पड़ा है। तो जब भी रुपी डेप्रिशिएट होता है तो RBI क्या करती है, इस फॉरेक्स रिजर्व में से डॉलर को जो है वो बेच देती है। अब डॉलर बेचेगी तो उसके बदले कुछ लेगी ना, तो वो रुपी ले लेती है। तो बैंकों को डॉलर बेचा गया और रुपी उनसे ले लिया गया, मतलब रुपी की एक प्रकार से कमी हो गई। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होगे। तो ये 2-3 कारण है, और चौथा एक और कारण मैं आपको बता दूं, वो है कि बैंकों के पास अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा पैसा डिपॉजिट में नहीं आया है। बैंकों ने क्रेडिट तो दे दिया है, मैंने आपको बताया, लेकिन डिपॉजिट नहीं आया। जैसे कि यहां पर मैं आपको आंकड़ा बताता हूं, जो बैंकों ने क्रेडिट दिया है उसमें ग्रोथ हुई है 4.7% के हिसाब से, लेकिन बैंकों के पास जो डिपॉजिट आता है उसकी ग्रोथ हुई है जस्ट 3.2% के आसपास। इनफैक्ट मैं आपको एग्जैक्ट फिगर देता हूं, ये आप देख सकते हो यहां पर 26 अगस्त तक जो बैंक के पास जो डिपॉजिट पड़ा हुआ था पूरे हमारे बैंकिंग सिस्टम में, इसकी वैल्यू थी 169 लाख करोड़ के आसपास, ठीक है, और जो बैंक ने क्रेडिट दिया था उसकी वैल्यू थी 124 लाख करोड़। अब इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि यहां पर जो बैंकों के पास डिपॉजिट आता है वो सारा क्रेडिट में नहीं दे सकते, उसका कुछ हिस्सा रखना होता है, और फिर बाकी का लगभग आप देख सकते हो 124 लाख करोड़ इन्होंने क्रेडिट पर दिया हुआ है। लेकिन जो क्रेडिट में बढ़ोतरी हुई है वो ज्यादा तेजी से हुई है, और डिपॉजिट में जो बढ़ोतरी हुई है वो कम तेजी से हुई है, और इसके कारण बताया जा रहा है कि यहां पर डेफिसिट हो गया। तो आई होप कि ये आपको इंपॉर्टेंट चीज समझ में आया होगा, डेफिसिट क्यों हुआ है। अब क्वेश्चन यह है कि क्या इसकी वजह से कंज्यूमर्स पर इंपैक्ट आता है, हमारे जैसे लोगों पर इंपैक्ट आता है? बिल्कुल आता है। एक्चुअली क्या होगा कि जैसे ये डेफिसिट हो गया, अब आप खुद सोच के देखो, बैंक के पास पैसा कम पड़ा है, अब
अब लोग बोरो करने जाएंगे बैंक से, तो बैंक क्या करेगा, ऑटोमेटिकली अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। यही होता है ना, अगर किसी चीज की सप्लाई कम है, अगर उसकी स्कैर्सिटी है, तो ऑटोमेटिकली उसका रेट बढ़ने लगता है। तो यहां पर यही चीज होगा। एक्चुअली अभी रिसेंटली ये भी देखने को मिला कि जो गवर्नमेंट बॉन्ड होता है उसका यील्ड बढ़ गया है। गवर्नमेंट बॉन्ड आपको पता है ना, सरकार जो बॉन्ड जारी करती है, तो उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है ना, उसी को हम एक प्रकार से यील्ड कहते हैं। तो ये आप देख सकते हो कि अगस्त के महीने में ये लगभग आपका 7.15% के आसपास था, और अचानक से आप देखिए यहां पर जब ये खबर आती है, यहां पर कैश कम होने की वजह से ये आप देख सकते हो 7.3% चला गया है। तो ये साफ दिखा रहा है कि बॉन्ड यील्ड में इजाफा हो रहा है। तो ओवरऑल क्या होता है कि जब भी अब आप बोरो करोगे बैंक से, तो आपको हायर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कंज्यूमर्स के लिए उधार लेना महंगा हो गया। अब फाइनल क्वेश्चन ये है कि आरबीआई क्या इसको कंट्रोल करेगी या कर सकती है? देखो, डिपेंड करता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ये शॉर्ट टर्म फिनोमेना है, मतलब कि बहुत ही टेम्पररी है, तो आरबीआई इसको छेड़ेगी नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा, कुछ दिन बाद वापस से जो पैसा है बैंकिंग सिस्टम में आ जाएगा, तो सरप्लस हो जाएगा वापस से, ठीक है। लेकिन अगर मान लो ये लंबे समय तक चला, अगर ये लॉन्ग टर्म फिनोमेना है, तो उस केस में आरबीआई एक्शन ले सकती है। उस केस में आरबीआई वापस से क्या करेगी, यहां पर लिक्विडिटी बढ़ाना स्टार्ट करेगी। लेकिन आरबीआई के लिए भी प्रॉब्लम है। आरबीआई को एक तरफ से यहां पर इन्फ्लेशन को भी देखना है, इन्फ्लेशन ऑलरेडी ज्यादा चल रहा है, अगर वो लिक्विडिटी वापस से बढ़ाएगी तो फिर इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगा। तो इसको बैलेंस कैसे करेगी, अब वो देखने वाली बात है। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है आपका इंडियन बैंकिंग सिस्टम में डेफिसिट चल रहा है, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या आप बता सकते हैं? अगेन यहां पर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये आपको बताना है कि जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टेक आउट फाइनेंस का, वो क्या है? क्या आपको पता है क्या होता है इसका मतलब, टेक आउट फाइनेंस? तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, 4 ऑप्शन में से देखिए, और इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट। यू जस्ट हैव टू यूज द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाकर, और सिर्फ 19,000 में ये पूरा कोर्स मिल जाएगा। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट time. Till then, thank you very much. See you soon. Study IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।